नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्रू स्टोरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि न चैनल के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे इस चैनल पर जो सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ हैं, वो आप लोगों के लिए हम लेकर के आते हैं और यदि हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आए या हमारी कहानियों के सुनाने में अगर कोई सुधार या कोई सुझाव की ज़रूरत है, तो वो बेशक आप हमें दे सकते हैं। हमारा जो मेल एड्रेस है, वो हमारे इस चैनल पर उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप हमें सुझाव तमाम तरीके के सुझाव जो हैं, वो आप हमें दे सकते हैं। आज की अगर कहानी की हम बात करें तो फिर आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें कि कोई व्यक्ति जो है वो इस घटना के बारे में सोच भी नहीं सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों से हर तरीके के तमाम तरीके के जो शातिर अपराधी होते हैं, जिन लोगों से बचते रहते हैं, ठीक उन्हीं की ही नाम का सहारा लेकर के जो लोगों को ठगते हैं, ऐसी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। और ये कहानी जो है वो पटना की है, बिहार के पटना की और कहानी की शुरुआत होती है 1985 जून का महीना था 1985। पटना रेलवे स्टेशन, पटना जंक्शन जो कि आमतौर पर भीड़-भाड़ वाली जो जगहें हैं, उनमें से मशहूर अपने आप में। दिन के 2 बजे हुए थे। जनक नारायण मिश्र नाम का एक व्यक्ति ट्रेन से उतरता है और जल्दबाजी में ही रिक्शे की तलाश में प्लेटफ़ॉर्म से बाहर जाता है। बाहर जाने के दौरान अचानक ही उसका टकराव जो है वो एक व्यक्ति से हो जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, तो देखता है कि एक अ, हाथ में छड़ी लिए हुए लगभग 50 या इसके आसपास उम्र रही होगी, बेहद ही रुआबदार चेहरा, बड़ी सी आँखें और आँखों पर चश्मा पहना हुआ और हाथ में एक बेंत लिए हुए। जनक नारायण मिश्र जो होते हैं वो उसको सॉरी बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो व्यक्ति की एक कड़क आवाज़ जो है उनके पीछे से आती है। "किधर जा रहे हो?" जनक नारायण मिश्र जो हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं, कहते हैं, "जी, बताइए?" और दरअसल ऐसा था जनक नारायण जी जो थे वो जमशेदपुर से आ रहे थे। मिश्र जी अभी कुछ कदम आगे चले ही थे कि सहसा कीमती सिल्क की जो धोती कुर्ता पहने रोबदार चेहरे-मोहरे वाला जो व्यक्ति था अ, वो उनसे आवाज़ लगाते हुए बोला, "हे इडियट! ब्लडी बास्टर्ड! तुमको सड़क पर ठीक से चलना भी नहीं आता?" शक्ल-सूरत और पहनावे से बड़ा ही भद्र दिखने वाला वो व्यक्ति जनक नारायण मिश्र से कुछ कहते उससे कह पाते कि वो दोबारा ही घर जाए उनसे। "जानते हो किससे बात कर रहे हो?" मिस्र की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बिन बुलाई बला जो है वो किस प्रकार से उनके पीछे पड़ गई थी। तब तक वह व्यक्ति फिर बोला, "मैं पटना का सीनियर एसपी किशोर कुणाल हूँ, समझे?" थोड़ा तनते हुए वह बोला, "किशोर कुणाल को सारा भारत जानता है। इस अपमान की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम जैसे चोर-उचक्कों की दवा हम जैसे पुलिस वालों के पास ही ठीक से होती है।" जी, जी। मिश्र जी जो थे वो बड़े ही घिघियाकर उससे बोलने लगे। तब तक उस पुलिस वाले ने उनकी कॉलर पकड़कर झटका देते हुए कहा, "सच-सच बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो?" "सर" जनक नारायण मिश्र ने मरी हुई आवाज़ में कहा, "मैं जमशेदपुर से आ रहा हूँ, वहाँ टेल्को में सुपरवाइज़र हूँ। मैं यहाँ" "शट अप!" एसएसपी ने बीच में ही उसकी आवाज़ को टोकते हुए कहा। 20-25 कदम दूर खड़े एक युवक की ओर संबोधित करते हुए कहा, "इंस्पेक्टर अशोक पांडे, सुनो।" "यस सर।" सादे कपड़ों में मौजूद इंस्पेक्टर पांडे दौड़कर वहाँ पास आया और एड़ियाँ बजाकर मुस्तैदी से आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। "इंस्पेक्टर, मेरी गाड़ी कहाँ है?" "वह रही सर।" पांडे ने आदर से एक कार की ओर संकेत करते हुए कहा। "ठीक है। देखो इंस्पेक्टर, ये बददिमाग आदमी को ले जाओ, बांकीपुर जेल में बंद कर दो और जेलर साहब को हमारा पैगाम देना कि जूते मार-मार कर इसकी हालत ठिकाने लगा दे।" जेल का नाम सुनते ही जनक नारायण मिश्र के होश उड़ गए। वे गिड़गिड़ाए, "सर, मैं बाल-बच्चेदार आदमी हूँ, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है?
शट अप इडियट! किशोर कुणाल तमक कर बोला। इंस्पेक्टर खड़े-खड़े मुँह क्या देख रहे हो? ले जाओ इसको मेरी आँखों के सामने से। उसी समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अकस्मात ही वहां उपस्थित हुआ और एड़िया बजाकर एसएसपी को सलाम करके सावधान खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर पांडे ने आगंतुक को संबोधित करते हुए कहा, हवलदार बालेश्वर प्रसाद साहब का आदेश है कि इस बदमाश को तत्काल बांकीपुर जेल में भिजवा दिया जाए। जी हुजूर। कहते हुए हवलदार ने जनक नारायण मिश्र का बाजू थाम लिया। जनक नारायण मिश्र इस नई मुसीबत से और घबरा गए। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई हुजूर। हवलदार बालेश्वर प्रसाद ने निर्ममता पूर्वक उसको धकेला तो उन्होंने डबडबाई आंखों से किशोर कुणाल की ओर देखा। किशोर कुणाल को भी शायद दया आ गई। वह बोले, ठहरो, क्या तुम सचमुच ईमानदार आदमी हो? जी जी हुजूर, रो पड़े थे जनक नारायण मिश्र। इंस्पेक्टर, एसएसपी ने संदिग्ध दृष्टि से जनक नारायण मिश्र की ओर देखते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। आदेश का पालन तुरंत हुआ। जामा तलाशी में 132 रुपए तथा कुछ पैसे बरामद हुए, पर जनक नारायण मिश्र के बैग से 20,000 रुपयों के नोटों का एक बंडल पुलिस को मिला, जो कपड़े की थैली में बांधकर रखा गया था। किशोर कुणाल के आदेश पर 132 रुपए और जो पैसे थे वो जनक नारायण मिश्र को लौटा दिए गए। 20,000 रुपए के नोटों का बंडल अपने हाथ में तौलते हुए किशोर कुणाल ने कहा, तुम तो सचमुच शरीफ आदमी लगते हो, लेकिन हमारे अपमान की थोड़ी सी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आप मालिक हैं सरकार? जनक नारायण मिश्र हताश होकर बोले। इंस्पेक्टर, यस सर। एक माला लाओ। कहने की देर थी कि माला तुरंत हाजिर कर दी गई। गेंदे के फूलों की माला जनक नारायण मिश्र को थमाकर किशोर कुणाल ने शांत स्वर में कहा, चलिए जाइए, यह माला हनुमान मंदिर में चढ़ा दीजिएगा और आपके लिए बस यही सजा काफी है। मिश्र जी ने सामने थोड़ी दूर स्थित हनुमान जी के निर्माणाधीन विशाल मंदिर की ओर देखा और फिर व्याकुल होकर किशोर कुणाल के हाथों की ओर देखते हुए बोले, सर मेरे रुपए। यह सुनते ही एसएसपी का चेहरा तमतमा उठा। क्रोध में उफनते हुए किशोर कुणाल ने कहा, क्या तुम किशोर कुणाल को बेईमान समझते हो? यह हनुमान मंदिर हमारी ही देन है पटना को। इस पर हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। जाओ। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर पांडे को संबोधित करते हुए कहा, इंस्पेक्टर ले जाओ इसे और भगवान के दर्शन करा के जल्दी लौटो, हमें एक जरूरी मीटिंग में बाहर जाना है। इंस्पेक्टर पांडे मिश्र को जबरन धकियाता धमकाता हुआ मंदिर ले चला। मिश्र अनमने मन से बार बार पीछे पलटकर देखते चले जा रहे थे। हड़बड़ाकर वे मंदिर के अंदर दाखिल हुए। जैसे तैसे गिरते पड़ते उन्होंने मिश्र जी ने भगवान की मूर्ति पर माला चढ़ाई और बेतहाशा वापस लौटे। बाहर पहुंचते ही मिश्र जी का कलेजा धक से रह गया। न तो इंस्पेक्टर पांडे अपनी जगह मौजूद था और न ही एसएसपी किशोर कुणाल और न हवलदार बालेश्वर प्रसाद। तीनों ही हवा की तरह कहीं गायब हो गए थे। यह घटना मार्च 1984 की थी। 10 मार्च 1984। मिश्र अपना सिर पीटकर रह गए। काफी देर तक स्टेशन पर इधर-उधर भटकते रहे। अर्धविक्षिप्तों की भांति इधर-उधर भटकते रहे कि शायद कोई उनकी मदद करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए। वो इधर-उधर बाकी और सारे तमाम लोगों से भी पूछताछ करने लगे कि यहाँ पर अभी कोई सीनियर एसएसपी किशोर कुणाल और उनके साथ जो इंस्पेक्टर बालेश्वर प्रसाद थे और हवलदार जो अशोक पांडे थे वो यहाँ पर थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर सका। काफी देर तक स्टेशन के इर्द-गिर्द घूमने के बाद वह भटकते कंकड़बाग कॉलोनी स्थित अपने समधी डॉक्टर राम खिलावन पांडे के निवास स्थान पर जाकर निढाल होकर गिर पड़े। डॉक्टर राम खिलावन पांडे जो थे वो रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर थे। पिछले 8-10 सालों से वे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। पांडे जी के बड़े पुत्र से मिश्र जी ने अपनी तीसरी पुत्री श्यामलता की शादी तय की थी। दान दहेज की कोई बात थी ही नहीं। लड़के को नौकरी हाल में ही मिली थी, इसलिए विवाह भी लगभग 1 साल बाद होना तय हुआ था। लेकिन इसी बीच सहसा डॉक्टर पांडे भारी आर्थिक संकट में पड़ गए। अचानक ये उनकी धर्मपति पत्नी श्रीमती रत्नप्रभा देवी को ब्लड कैंसर हो गया था और देखते ही देखते हजारों रुपया पानी की तरह उनकी बीमारी की भेंट चढ़ गया।
बीमारी की खबर सुनकर जनक नारायण मिश्र वहां जनवरी 1984 के दूसरे हफ्ते में आए थे। मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपने समधी डॉक्टर की आर्थिक मदद करने का निश्चय किया था। काफी आग्रह के बाद पांडे जी ने उधार के तौर पर मदद लेनी स्वीकार की थी। वही रुपया लेकर जनक नारायण मिश्र पटना पहुंचे थे कि उक्त जैसी कि घटना अभी मैं आपको सुना चुका हूं, वो घटना उनके साथ हो गई। मिश्र जी के साथ घटी इस अनोखी घटना की जानकारी मिलते ही डॉक्टर राम खिलावन पांडे चौंक उठे। किशोर कुणाल जैसे जागरूक और जिम्मेदार अधिकारी से इस तरह के कृत्य की आशा नहीं की जा सकती थी। दाल में काला सोचकर उन्होंने तत्काल एसएसपी किशोर कुणाल के निवास पर फोन किया, लेकिन किशोर कुणाल कहीं बाहर गए हुए थे। तब तक पांडे जी ने थाना कोतवाली से संपर्क साधना जरूरी समझा। डीएसपी एचएन देव तथा थाना प्रभारी जेड अहमद अजीबोगरीब दास्तान को सुनकर दंग रह गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम पर ठगी करने वालों की दिलेरी आश्चर्यजनक थी। ठगों ने यह कार्रवाई एक व्यस्त क्षेत्र में की थी, जहां से थाना भी दूर नहीं था। रपट लिखने के बाद पुलिस ने तत्काल पटना तथा इर्द गिर्द के तमाम क्षेत्रों की सख्त नाकेबंदी कर दी। गुप्तचरों और मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया। रातों रात ठगी पेशे में लिप्त पुराने अपराधियों को धर दबोचा गया, लेकिन लाख हाथ पैर पटकने के बाद नतीजा जीरो था। अब भी असली अपराधी जो थे वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। 18 मार्च को इन्हीं 3 कथित पुलिस वालों ने नालंदा के लालदेव सिंह नामक एक युवक से जनक नारायण मिश्र पर अपनाए गए तौर तरीकों से 4,760 रुपए झटक लिए थे। ये घटना हॉर्डिंग पार्क बस स्टैंड के गेट नंबर 2 के ठीक सामने घटी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कुणाल ने पटना वापस लौटकर जब अपने नाम पर ठगों द्वारा की गई वारदात को सुना, तो वे भी आश्चर्य करने लगे। उन्होंने पुलिस को उन ठगों की गिरफ्तारी के लिए सख्त आदेश दिए और ठगों को गिरफ्तार करने पर पुरस्कार देने की भी घोषणा की। फिर भी ठगों का कोई सुराग नहीं मिला। यह भी पता नहीं चल सका कि वे पुलिस वाले थे या कोई और। गांधी मैदान थाने में पहली 2 वारदातों की पद्धति से एक तीसरी वारदात की रपट भी शीघ्र ही आ गई। इस बार अंबिका सिंह नामक व्यक्ति को 1,500 रुपयों की चपत पड़ी थी। जीआरपी थाने में भी अलग-अलग 4 शिकायतें दर्ज हुई थीं। मुजफ्फरपुर के चंद्रबली सिंह से 2,400 रुपए, नालंदा के केदारनाथ झा से 700 रुपए, हाजीपुर के एसएन त्रिपाठी से 150 रुपए तथा बाढ़ के व्यापारी शिवचरण राय से 7,000 रुपए ठग लिए गए थे। ठगों के हुलिये वैसे ही कुछ बताए गए थे, जैसे प्रारंभ में जनक नारायण मिश्र ने बताए थे। अब तक ठगों ने अपना जौहर भीड़ भरे व्यस्त क्षेत्रों में ही दिखाया था। जो लोग ठगी के शिकार हुए थे, वे सभी बाहरी व्यक्ति थे और किसी न किसी काम से पटना आए हुए थे। अपराधी बाहर से आने वालों को ताड़कर बाहरी व्यक्तियों को ही अपने जाल में फंसाते थे और उन्हें ही बेहद शातिराना ढंग से अपना निशाना बनाते थे। एसएसपी के नाम पर ठगी की एक के एक बाद कई छोटी-बड़ी वारदातें हो जाने से किशोर कुणाल भी बेहद परेशान और क्षुब्ध थे। ठग डंके की चोट पर उनका नाम इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार शातिराना अंदाज में लोगों को ठगते हुए ही जा रहे थे। एक दिन किशोर कुणाल स्वयं हॉर्डिंग पार्क बस स्टैंड के सामने स्थित पार्क पहुंचे थे। वे सादे कपड़ों में थे। कुछ देर तक वहां घूमने के बाद जैसे ही वे जीप में बैठने को हुए, एक डरा सहमा सा युवक वहां आ खड़ा हुआ। क्या बात है? क्या कुछ कहना चाहते हो? किशोर कुणाल ने उससे पूछा। जी, बात यह है कि वह युवक हिचकिचाते हुए बोला। अभी अभी किशोर कुणाल मुझसे 15,000 रुपए लेकर गए हैं। उस व्यक्ति ने किशोर कुणाल से कहा। उन्होंने मुझे हार्डिंग पार्क से एक फूल तोड़कर लाने को कहा था। यह गाड़ी तो उन्हीं की है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? किशोर कुणाल हतप्रभ उस युवक की ओर देखते रह गए। ठगों ने उन्हीं की जीप को अपनी बताकर कितनी ही आसानी से उस युवक को ठग लिया था। यह घटना उनके लिए खुली चुनौती थी। ठगे गए युवक का नाम बिंदेश्वरी प्रसाद था। वह बेतिया में मोटर पार्ट्स का धंधा करता था और व्यापार के सिलसिले में उस दिन पटना आया था। बिंदेश्वरी प्रसाद द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने ठगों की तलाशी जोर शोर से शुरू कर दी, लेकिन सफलता हाथ इस बार भी नहीं लगी। इसी दौरान
अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक गांधी मैदान थाना क्षेत्र में ठगों ने महावीर सिंह नामक एक व्यक्ति से 2200 रुपए तथा राम सूरत नामक व्यक्ति से 500 रुपए ठग लिए थे। दोनों ने गांधी मैदान थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। पटना पुलिस पिछली घटनाओं से अभी सांस नहीं ले पाई थी कि एग्जीबिशन रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने फिर ठगों ने किशोर कुणाल की जीप को अपनी बताकर इंद्रभूषण सिन्हा से 1700 रुपए ऐंठ लिए। श्री सिन्हा ट्रैक्टर पार्ट्स खरीदने के सिलसिले में धनबाद से पटना आए थे। जीपीओ पटना में रिकॉर्ड अफसर के रूप में कार्यरत राम किशोर साहब से भी ठगों ने 200 रुपए इसी तरह झटक लिए थे। रामकिशोर साहब बिहार शरीफ से दिन के 1 बजे हॉर्डिंग पार्क बस स्टेशन से उतरे थे और जीपीओ गोलंबर होते हुए कार्यालय जा रहे थे। मई 1984 में 1984 में इसी स्थान पर कलकत्ता निवासी संजय शाह से 1000, बाढ़ निवासी जगदीश चंद्र से 300 तथा हरिशंकर पासवान से 700 रुपए ठगे गए थे। 7 जुलाई को शमसुल हक नामक एक व्यक्ति से भी अमित होटल के सामने 600 रुपए इसी तरह ठग लिए गए थे। पुलिस और मुखबरों का सारा जाल बेकार सिद्ध हो रहा था। जीआरपी अलग परेशान थी। 9 जुलाई 1984, 9 जुलाई 1984 को थाना कोतवाली के एएसआई हरिवंश सिंह सादे कपड़ों में 2 सिपाहियों जुल्फिकार अली एवं सुरेश शर्मा के साथ जीपीओ गोलंबर के पास ड्यूटी पर तैनात थे। हार्डिंग पार्क बस स्टैंड थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी जेड अहमद पुलिस बल के साथ शातिर ठगों की तलाश में मुस्तैद थे। एग्जीबिशन रोड और डाक बंगला रोड क्षेत्रों में डीएसपी एचएन देव मुस्तैदी के साथ डटे हुए थे। शाम के 6 बज रहे थे। जीपीओ गोलांबर के इर्द गिर्द लोगों का आवागमन भी जारी था। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। एकाएक हरिवंश सिंह चौंक उठे। कुछ फासले पर 2 ही व्यक्ति आपस में उलझे हुए थे। हरिवंश सिंह ने अपने साथियों को संकेत किया और चुपचाप उन दोनों व्यक्तियों के नजदीक जाकर अनजान बनकर पीठ दिखाकर उनकी पास में ही खड़े हो गए। उन दोनों व्यक्तियों में से एक रोबदार चेहरे का प्रभावशाली व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उसने कीमती सिल्क का कुर्ता पहन रखा था और धोती पहन रखी थी। उसके दाहिने हाथ में एक काला बेंत था। वह अपने सामने सहमे और बड़े डरे हुए व्यक्ति को बेहद रोब से बुरी तरह डांट डपट रहा था। साहब बताइए तो सही, आखिर मेरा कसूर क्या है? डांट खाने वाले व्यक्ति ने साहस करके पूछा था। शट अप ब्लडी फूल! धोती कुर्ताधारी व्यक्ति गुस्से से दहाड़ उठा। तुमने मेरा अपमान किया है और कहते हो मेरा कसूर क्या है? ठहरो, अभी जेल भिजवाता हूँ। एएसआई हरवंश सिंह ने इतनी बातें सुनी तो उनका दिल धड़क उठा। लगा कि वे आज सही जगह टकरा गए हैं। उसी क्षण धोती कुर्ता वाले व्यक्ति का ध्यान हरिवंश सिंह पर गया। वह चौंक कर भ्रुकुटी तानते हुए बोला, ए, कौन हो तुम? चलो फूटो यहाँ से। हरिवंश सिंह बनावटी आश्चर्य से बोले, बात क्या है सर? बात क्या है? गुर्राते हुए व्यक्ति बोला, मैं मुख्यमंत्री जी का चीफ सेक्रेटरी हूँ। चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो सीधे जेल में नजर आओगे। वाह, अभी तो आप अपने आप को सीनियर एसपी बता रहे थे। यकायक साहस करके पहले वाला व्यक्ति बोल उठा। फिर उसने कहा, इतनी जल्दी आपका पद भी बदल गया? धोती कुर्ता वाले व्यक्ति का चेहरा अचानक फक पड़ गया। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगीं, लेकिन तत्काल वह अपने चेहरे के भावों पर नियंत्रण करते हुए बोला, अरे भाई, हम सीनियर एसपी तो हैं ही, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर पार्ट टाइम चीफ सेक्रेटरी का काम भी देख लेते हैं। यह सुनकर हरिवंश सिंह का दिल किसी अज्ञात खुशी से मचल उठा, लेकिन अभी इस महाठग के जरिए उनके साथियों तक पहुंचना बाकी था। इसलिए चेहरे पर भय के भाव लाते हुए सिंह बोले, सर, भारी गलती हो गई, माफ करें सर। कौन हो तुम, यहाँ क्या करते हो? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ सर, यहीं पास ही मेरा घर है। हरिवंश सिंह ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया। ठीक है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। आइंदा पुलिस के काम में टांग मत अड़ाना, समझे? और निकलो यहाँ से। जी, हरिवंश सिंह ने सिर झुकाकर कहा। इस बीच पहले वाला व्यक्ति मौका ताड़कर वहां से खिसक गया। धोती कुर्ता वाले व्यक्ति ने अपने शिकार को नदारद पाया तो कुछ देर तक वह हरिवंश सिंह को खा जाने वाली नजरों से देखता रहा। फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ हार्डिंग पार्क की ओर बढ़ गया। हरिवंश सिंह ने अपने सिपाहियों को पीछे आने का संकेत किया और उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़े।
कुछ आगे पहुंचने पर एक अधेड़ व्यक्ति उस व्यक्ति से आ मिला और उससे बातें करते हुए साथ साथ चलने लगा। यकायक दोनों रुके और घूम पड़े। हरिवंश सिंह ने खुद को आड़ में कर लिया था। वे दोनों फ्रेजर रोड की ओर तेज कदमों से बढ़ते चले गए। दैनिक आर्यावर्त के सामने से होते हुए दोनों डाक बंगला रोड स्थित काफी हाउस तक जा पहुंचे थे। फिर इधर-उधर देखने के बाद कॉफी हाउस के ऊपर स्थित गोलार्ड होटल में जा घुसे। सिपाही जाकिर अली तेजी से उनके पीछे लपका और उसने दोनों को रूम नंबर 23 में घुसते हुए देख लिया। हरिवंश सिंह ने जुल्फिकार अली और दूसरे सिपाही सुरेश शर्मा को आदेश दिया कि वे तुरंत एग्जीबिशन रोड तथा हार्डिंग पार्क बस स्टैंड जाकर डीएसपी एचएन देव तथा थाना प्रभारी जेड अहमद को सारी जानकारी दें। और स्वयं हरिवंश सिंह ने रूम नंबर 23 के दरवाजे के सामने लोहे की दीवार बनकर खड़े हो गए। दोनों सिपाहियों को वहां से गए अभी 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि अनायास एक अप्रत्याशित घटना घटी। हुआ यह कि अपने को सीनियर एसपी बताने वाला व्यक्ति अचानक कमरे से बाहर निकला। सामने हरिवंश सिंह पर निगाह पड़ते ही वह सकते के आलम में आ गया। हरिवंश सिंह भी इस घटना के लिए तैयार नहीं थे। वे भी सकपका गए। तुम? वह व्यक्ति बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आया था, हरिवंश सिंह ने बात बनाते हुए कहा। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? उस व्यक्ति ने तीव्र स्वर में पूछा और घोरता हुआ बोला, किस रूम में ठहरा है तुम्हारा दोस्त? हरिवंश सिंह अभी उसको बातों में उलझाकर समय काटना चाहते थे कि तभी यह गड़बड़ हो गई। उस समय न जाने कहां से हरिवंश सिंह को पहचानने वाला एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा और छूटते ही बोला, अरे दरोगा जी आप? दरोगा जी सुनते ही ठगराज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह अविश्वास और अनिश्चय के भाव से में हरिवंश सिंह को देखता रह गया और जैसे ही भागने के हुआ हरिवंश सिंह ने अपना सर्विस रिवाल्वर निकालकर तान दिया। खबरदार, भागना मत। गड़बड़ करोगे तो गोली मार दूंगा। शोरगुल सुनकर दूसरा नंबर 23 से अधेड़ व्यक्ति भी बाहर निकल आया। बाहर का दृश्य देखकर वह भी ठगा सा रह गया। हरिवंश सिंह ने उसे भी न भागने की धमकी देकर रोक लिया। उसी वक्त डीएसपी एचएन देव और थाना प्रभारी जेड अहमद भी दल बल सहित वहां आ पहुंचे थे। अंदर कमरे में अशोक पांडे बिस्तर पर बीमार पड़ा मिला। उसे तेज बुखार था। तीनों ठगों ने अपनी पोल खुल जाने के बाद ज्यादा चींचपड़ नहीं की। गिरोह के सरगना तथा कथित सीनियर एसपी कुमार साहब ने पुलिस को बताया कि पिछले 2 दिनों से अशोक पांडे को तेज बुखार था, इसलिए 9 मार्च को बालेश्वर प्रसाद को उसकी देखभाल के लिए छोड़कर वह खुद अकेला ही शिकार करने निकला था। अकेले शिकार करने में उसको कहीं सफलता नहीं मिली। इधर अशोक पांडे की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही थी, तो बालेश्वर प्रसाद उनको ढूंढता हुआ आ पहुंचा और दोनों की मुलाकात जीपीओ गोलांबर से कुछ आगे हुई थी। कुमार साहब अपने अगले कार्यक्रम को टालकर बालेश्वर प्रसाद के साथ होटल की ओर चल पड़ा था। होटल आकर वह कुछ देर तक कमरे में अशोक पांडे का हालचाल पूछता रहा। उसके पश्चात किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से निकला ही था कि हरिवंश सिंह से टकराव हो गया और क्षण भर में सारा खेल खत्म हो गया। कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को अशोक पांडे की एक डायरी भी मिली, जिसमें पटना के एसएसपी किशोर कुणाल के नाम पर की गई ठगी के मामलों पर काफी प्रकाश पड़ता था। तलाशी में पुलिस ने 2 रजिस्टरों, जिन पर लक्ष्मीपुर मोहनिया लिखा था, के अतिरिक्त कई बैंकों की पासबुक तथा चेकबुक आदि भी जब्त की गई। बिहार पुलिस के सादे परिचय पत्रों के अलावा आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज एवं भारतीय सुरक्षा दल आदि संस्थाओं के सादे परिचय पत्र भी पुलिस के हाथ लगे। विभिन्न अफसरों के नाम की रबर की मोहरें भी बरामद हुई। तीनों ठगों ने क्रमशः एसएसपी, इंस्पेक्टर तथा हवलदार के फर्जी परिचय पत्र भी बना रखे थे। होटल के मालिक, मैनेजर और वेटरों से पूछताछ में मालूम हुआ कि ये ठग खुद को भारतीय सुरक्षा दल तथा आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार के पदाधिकारियों के रूप में बताकर कमरा बुक कराते थे। थाना कोतवाली ले जाकर तीनों ठगों से व्यापक पूछताछ की गई। पता चला गिरोह का सरगना कुमार साहब लक्ष्मीपुर थाना मोहनिया जिला रोहतास बिहार का मूल निवासी था। उसके पिता का देहांत हो गया था। बचपन में ही हो गया था। पिता का साया उठ जाने और मां के ढीले अंकुश की वजह से वह प्राइमरी से आगे न पढ़ सका। कुसंगति के बीच उम्र की सीमाओं को लांघता हुआ कुमार साहब जब बड़ा हुआ
तो अचानक उसकी धार्मिक कृत्यों की रुचि धार्मिक कृत्यों की तरफ रुचि उसकी बढ़ी। पहले तो वह कीर्तन मंडली में शामिल हुआ, फिर रामलीला मंडली म में शामिल हो गया। रामलीला के सहारे इधर-उधर सैर करने की उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती, कुछ पैसा भी मिल जाता। वह प्रायः रावण का रोल किया करता था। इसी दौरान कुमार साहब ने शादी कर ली और अब उसकी ज़रूरतें और भी बढ़ने लगीं, तो उसने रामलीला का काम छोड़ दिया। किए लेकिन सब में असफल रहा। मेहनत करके धन अर्जित करना तो उसे रास नहीं आ रहा था। नाटक करते-करते कुमार साहब इतना अनुभवी हो चुका था कि कम पढ़ा-लिखा होने के बावजूद अपनी लच्छेदार बातों में वह किसी भी को भी सहज ही प्रभावित कर लेता था। बेरोजगारी के धक्के खाता हुआ कुमार साहब कुछ ठगों के संपर्क में आया। उसकी छत्रछाया में कुछ गुर सीखे तथा खुद ही ठगी की दुकानदारी चालू कर दी। सफलता हाथ लगी तो उसने अपने रिश्तेदार बालेश्वर प्रसाद को बाकायदा अपनी टीम में शामिल कर लिया। बालेश्वर प्रसाद घोरघट थाना शिवसागर जिला रोहतास बिहार का निवासी था। अपने धंधे के सिलसिले में ही कुमार साहब तथा बालेश्वर प्रसाद गत जनवरी 84 में पटना आए थे। पटना में एसएसपी किशोर कुणाल का दबदबा और रूप-दाब देखकर कुमार साहब के खुराफाती दिमाग में ठगी की एक नई योजना बैठी थी। कुमार ने अपने एक चेले अशोक पांडे को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। अशोक कुमार थाना आमबंटी जिला देवरिया का निवासी था। अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने एक दुकान से बिहार पुलिस के सादे परिचय पत्र खरीद लिए थे और उन पर अपनी-अपनी तस्वीरें चिपका ली थीं। और खुद को तो एसएसपी कुणाल बन गया था तथा अशोक पांडे व बालेश्वर प्रसाद क्रमशः इंस्पेक्टर व हवलदार बन गए। मौका पड़ने पर इन्हीं परिचय पत्रों की एक झलक ये लोग शिकार को दिखा दिया करते थे और उनसे ठगी कर लिया करते थे। पुलिस ने ठगों के पास से लगभग 28,000 रुपए बरामद किए थे, लेकिन अधिकांश पैसा बरामद नहीं कर पाया था क्योंकि बाकी का पैसा जो था वो बाकी सारी चीज़ों को खरीदने में और तमाम इधर-उधर अ, ट्रैवल करने में उन्होंने बाकी पैसे को खर्च कर दिया था। कोतवाली पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 420 के अंतर्गत मामला दर्ज कर मुख्य दंडाधिकारी की अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया था और उन्हें जेल भेज दिया गया। तो ये थी आज की कहानी और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी को आपको कैसा लगा। पहली कहानी है, नई है, अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसको माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।